Good morning, sir. 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 Good morning, Good, sir. good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning. Good Good morning, morning. sir. Good morning, sir. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सर. बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? I am better, slightly improving day by day. So I am slightly improved. आज मैंने थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज भी करी है. I have used my what do you call that? जॉगिंग मशीन को क्या बोलते हैं? सर आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस भी दी हुई है? ट्रेडमिल. हाँ, ट्रेडमिल. यस, ट्रेडमिल. आई यूज द ट्रेडमिल. तो मैं आज काफी कम चला. 4.5 की स्पीड पे आई ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट फॉर 2 किलोमीटर्स. नॉर्मली मैं 7.5 की स्पीड पे चलता था एंड ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बिटवीन दैट. और नॉर्मली मैं 6 किलोमीटर कवर करता था. तो आई जस्ट स्टार्टेड टुडे विद 2 किलोमीटर्स एंड 4.5 मैक्सिमम स्पीड. मेरे को एक्सरसाइज जो बताई गई वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज्यादा है, थोड़ी लंग्स को लेकर के. बट फिजिकल एक्सरसाइज उन्होंने बोला है कि टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी. सो बट मैंने आज स्टार्ट कर दी है स्लोली ग्रेजुअली. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप. ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 months गॉन बाय. 3 महीने तक मुझे थोड़ा प्रिकॉशंस लेने, फिर थोड़ा सा आई कैन डू माई नॉर्मल जॉब्स. तो ये है स्टोरी एट माई एंड. आप लोग बताओ, सब लोग ठीक है? ऑल वेल? सर सेकंड मेट के एग्जाम शुरू हो गए. आप लोगों को पता होगा शायद. सेकंड मेट्स के जुलाई में एग्जाम्स हैं, यानी कि अभी एग्जाम्स है. 12 तारीख से उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ये 2 तारीख को ही सर्कुलर निकला है. अर्जेंसी पे सर्कुलर निकला है. तो पीपल आर सबमिटिंग देयर फाइल्स नाउ टू ARI and then we will submit the files to Noida MMD. So most probably अगर things will go right, you guys will be going for your exams in September. So prepare accordingly. हाँ, अगर तुमने मर्जी से डिले करना है तो अलग बात है. Otherwise, in my opinion, please think that you should be able to give the exams in September. So prepare accordingly. किसी सर को क्वेश्चन मंथ होगा ये एवरी 2 मंथ होगा? बेटा? नॉर्मली तो ऐसा ही होता था हमेशा, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कम है. बट एक पहले से सर्कुलर आया हुआ था जिसमें सितंबर की डेट सेकंड मेड की दी हुई थी. सो हम ऐसा सोच रहे थे कि जो जुलाई में एग्जाम्स नहीं हो रहा है, कि जुलाई के एग्जाम्स अगर होते नॉर्मली तो हमारे को 14-15 तारीख के आसपास जून में पता लग जाता. तो 31 जून तक भी 30 जून तक भी हमारे को क्लैरिफिकेशन नहीं थी. पर 2 तारीख को ही MMD का सर्कुलर आया कि फटाफट फाइल जमा कराओ और 12 से एग्जाम्स हैं. तो कीपिंग दैट पॉइंट इन व्यू, सितंबर के एग्जाम्स होने चाहिए 99.9%, अनलेस थर्ड वेव, यू नो गाइस, व्हिच इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है? एनीथिंग एल्स? कोई है जिसने एग्जाम No. देने हैं अभी सितंबर में, या सब लोग ही सोच रहे हैं कि सितंबर में एग्जाम नहीं देने? सर देंगे सर, सितंबर में ही देंगे सर. अगर फाइल बन जाती है सर, सब कुछ मिल जाता है टाइम पे, तो सितंबर में ही देंगे सर. देखो मेहदी जाफरी, आई कैन ओनली से देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग द जॉब. एक बात जो तूने कही वो सही नहीं है. यानी कि हम जहाज के ऊपर कैसे काम करते हैं, हम अपना टारगेट फिक्स करते हैं और फिर उसको अचीव करते हैं. क्या ये बात सही नहीं है? यस सर. तो जो तेरी बात से मुझे ऐसा लगा, एक रिलैक्स सा एटीट्यूड कि अगर बन जाएगी तो दे देंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू गाइस इज प्रिपेयर इन योर माइंड. यस, वी हैव टू गिव एग्जाम्स इन दिस सितंबर. आज 5 या 6 जुलाई है, तकरीबन 1.5 महीना मेरे पास है.
I will prepare everything to achieve that. क्या ये बेहतर नहीं है? यस सर। है ना? तो ये वाला पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि वी शुड डू लाइक दिस। जैसे हम जहाज पे क्या करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं और एक वॉयज प्रिपेयर करते हैं, तो वॉयज के लिए हम सारा कुछ प्रिपेयर करते हैं और वॉयज कंप्लीट करते हैं। तो हम टारगेट पहले बनाते हैं, सारे प्रिपरेशन पहले करते हैं, एंड देन विल मूव ऑन। फिर समथिंग जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको साइड बाय साइड सेम टाइम पे हैंडल करते चले जाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी अचीव आवर टारगेट्स ऑफ रीचिंग टू अ डेस्टिनेशन, loading or discharging or anything else whichever is destined for. So this is what I am saying. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोग ये दिमाग में डाल लो, सब लोग मतलब जिनका एसएसटीपी वगैरह सब रेडी है कि हमारे को अभी सितंबर में ही एग्जाम देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड पुल अप योर सॉक्स टू अचीव दैट। क्यों अपूर, अगर ये बात सही सर नहीं? एक क्वेश्चन था, हाँ जी बताएं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीएससी? देयर इज नो इम्पोर्टेंस। बीएससी क्योंकि नहीं करी है, अभी तक एग्जाम नहीं दिए बीएससी के, इज इट हाँ, इम्पोर्टेंट? एब्सोल्युटली नॉट। As far as the career graph is concerned, it is not. ओके सर। भाई मैं अपनी बात करूं, आई एम नॉट अ बीएससी, आई ज्वाइन आफ्टर +2। एक बात जस्ट फॉर ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, आई एम +2, सॉरी, आई हैव ज्वाइंड एज +2, बट टुडे आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, आफ्टर यू हैड कंप्लीटेड। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा भी किया। So as far as your career is concerned, merchant navy is concerned, graduation is not the criteria anywhere. But yes, if you want to have some backup or you want to change your career, for example, somebody wants to give the IAS exam, UPSC exams, or any other exam, then he might need a graduation to be eligible for those exams. सर आपने मतलब पोस्ट जिनका थॉट एक है, विजन एक है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सर इससे किया है दूसरे यूनिवर्सिटी से किया सर? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में। यस सर। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी मदुरई यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। यस सर, क्योंकि यहाँ पे सर फीस भी बहुत ज़्यादा है, 50,000 है, तो इसीलिए। कहाँ पर? IMU में सर। IMU है? यस सर। अच्छा, मुझे नहीं पता फीस का क्या हिसाब है। यस क्या सर। पूरा 50,000 का फीस है? यस सर, 48 अप्रॉक्स है, तो वो भी असेसमेंट से पहले देना पड़ेगा BS। सर वो पहले 2400 थी, अब 48,000 कर दी सीधा। यस सर, यस सर। ओहो, इतना फर्क आ गया? यस सर सर। पहले 2500 थी सर, टोटल मिल मिला के 2800 थी, अभी सीधा 48,000 कर दी। और पहले ये भी था सर, जो आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं है, असेसमेंट से पहले आपको देना पड़ेगा। मतलब जो सेकंड मेट्स का रिटर्न दें उससे पहले बीएससी का एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर यस सर। हमने बीएससी नहीं दे सकते। अच्छा, चलो जैसा सही लगे, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा कुछ भी, ठीक है। सर ये बीएससी नॉटिकल की डिग्री कहीं काम आती है क्या आगे? आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, पर कि कहीं काम आती है या नहीं आती ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। बट जो हमारा करियर ग्राफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम थर्ड ऑफिसर बनेंगे, सेकंड ऑफिसर बनेंगे, मेट बनेंगे, मास्टर बनेंगे, सुपरिटेंडेंट बनेंगे, या फिर जैसे हम पढ़ा रहे हैं पढ़ाओगे, या किसी मैनिंग एजेंसी में जाओगे, या किसी चार्टरिंग ब्रोकिंग में जाओगे,
या पायलट बनोगे, या कोई सर्वेयर बनोगे, एमएमडी सर्वेयर बनोगे, इन सब के लिए एज ऑफ नाउ, आज की बात कर रहा हूं, ग्रेजुएशन बीएससी नॉटिकल साइंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्यूचर में हो जाएगी ये मैं नहीं कह सकता। तो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम लोगों के पास, उसमें एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, कोई खास रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी बीएससी नॉटिकल साइंस की नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में हो सकती है शायद एलिजिबिलिटी बना दें और सर्टेन पोस्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट अगर सिर्फ जिंदगी में सेलिंग करनी है फिर मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम कुछ बैकअप्स होने चाहिए हमारे पास, वी शुड हैव द बैकअप्स इन लाइफ। तो मैंने भी ग्रेजुएशन करी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, बैकअप्स के लिए नहीं, मेरी इच्छा थी कुछ और करने की। सो दैट्स व्हाई आई डिड द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग द बैकअप पार्ट। कुछ सीखना चाहता था इसलिए मैंने वो किया था। तो ये बात है। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, सबके अपने टारगेट्स हैं, और सबकी उम्र मेरे ख्याल से 21, 22, 23, 24, 25 तो होगी। तो 21, 22, 23, 24, 25 में जिंदगी की क्लैरिफिकेशन तो हो ही जाती है। यस, थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो यू हैव टीचर्स और मेंटर्स अवेलेबल, यू कैन आस्क देम, यू कैन आस्क मी पर्सनली आल्सो, नो इश्यूज। ठीक है, और बताओ, खत्म करें? स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्ट करते हैं सर, चलो। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब स्टेबिलिटी के लिए मैंने तुम्हारे को 20 क्वेश्चंस तक घर पे करने के लिए दिए थे। हाउ मेनी गाइज हैव डन इट एट होम? एक बार हाथ खड़ा करें। यस सर। कितने लोग हाथ खड़ा करें? कितने लोगों ने किए हैं? अच्छा, काफी लोगों ने कर दी। ओके, गुड। एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चंस करे थे वो किताब से नॉवल की तरह पढ़े थे या कॉपी पेन लेकर के उसको थोड़ा सॉल्व भी किया था? सॉल्व किया था किया था सर। सिर्फ 14 क्वेश्चन का, सॉल्व 20 नहीं किए सर। कोई बात नहीं, 14 करे कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ तो मुझे किया। 15 में प्रॉब्लम है सर, बस आप 15 कोई करिए। हाँ सर 14 तक किए सर। डॉट आ गया। चलो कोई बात नहीं भाई, जिन्होंने नहीं करे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अभी मेरे साथ नहीं चलोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये दिखने में आसान है न्यूमेरिकल्स, बट कंफ्यूजिंग है। बहुत सा डेटा कहाँ से क्यों निकालना है और कौन सा डेटा कैसे मॉडिफाई करके लगाना है, वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आगे कंफ्यूज होते रहोगे। और अगर किताब को नॉवल की तरह पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा, एग्जाम में जब बैठोगे तो पेन फ्रोज हो जाएगा, हिलेगा ही नहीं, स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है इस बात की। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15वें क्वेश्चन में किस किस को प्रॉब्लम है ना? हाँ बताएं, इसमें क्या परेशानी? काफी आसान क्वेश्चन है तो। हाँ जी सर बताएं। सर शिफ्ट का सर, लास्ट वाला शिफ्ट ऑफ लोकस। शिफ्ट वाली चीज, यस सर। कोई बात। आज 5 है 6 है? 6 है ना? 5 है सर, 5 5 है सर, 5 है। जुलाई।
मीटर, ओके 5 कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अगर ये जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये जहाज की केजी है, सपोज लेट इसको वैल्यू दे देता हूं 5 मीटर, सपोज। एक कार्गो यहां रखा हुआ था, इस कार्गो को अगर मैं, अच्छा चलो ये कार्गो रखा हुआ ऐसे, इस कार्गो की, ये कार्गो जब रखा हुआ था जहाज के ऊपर, यहां पर रखा हुआ था, लेट्स इसकी वैल्यू डाल देते हैं, थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेट्स से इसकी केजी है 10 मीटर। जब ये छोटा कार्गो 10 मीटर पर रखा हुआ था, रखे होने की वजह से ही जो जहाज का केजी था वो 5 मीटर था। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली मैं ऐसे पढ़ाता हूं, इसको मैं मैग्नेट मान के चलता हूं, ठीक है? और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको कहते हैं आयरन बॉल, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में अगर मूव करूंगा, लेट्स से मैंने ऊपर से नीचे मूव किया सपोज, तो ये जो आयरन बॉल है क्या ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी और उसी डायरेक्शन में मूव करेगी? यस सर। यस सर। सो ये जो छोटा वजन है मेरा, वो अगर यहां पर है, उसको अगर मैं नीचे शिफ्ट करूंगा तो जो नया, इस शिफ्टिंग की वजह से जो नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा नीचे बनेगा। इसका मतलब जो नया केजी आएगा, या केजी डैश कह दूं, न्यू केजी डैश विल बी स्मॉलर देन केजी। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इफ केजी डैश इज लेस देन केजी, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो केजी डैश की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? W1 इंटू केजी प्लस माइनस छोटा w इंटू केजी डिवाइड बाय W फाइनल। याद आ रहा है कुछ? यस सर। है ना? ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ये लोडिंग और डिस्चार्जिंग के लिए एप्लीकेबल रहता है। जब हम लोडिंग करते हैं तो प्लस यूज कर देते हैं और जब डिस्चार्जिंग करते हैं तो माइनस यूज कर देते हैं। बट जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? क्योंकि मेरी ये वैल्यू अगर कम आनी है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, अगर ये वैल्यू कम आनी है, ये कब पॉसिबल है? जब W1 इंटू केजी, ये माइनस करूंगा मैं, W इंटू केजी, ये शिफ्टिंग वाली बात करूंगा, शिफ्टिंग डाउनवर्ड डिवाइड बाय W फाइनल। अगर मेरा ये केजी डैश दूसरे वाला, मतलब नया वाला बड़ा आने वाला होता, सपोज बड़ा होता, लेट्स से केजी डैश इज ग्रेटर देन केजी, ये कब पॉसिबल हो पाता? जब फॉर्मूला को मैं ऐसे मॉडिफाई करता, W1 इंटू केजी प्लस छोटा w इंटू केजी बाई W। ये कब होता शिफ्टिंग केस में? जब शिफ्टिंग अपवर्ड होती। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई?
थंब रूल क्या हाँ, कहता है? थंब रूल ये कहता है whenever the weight is shifted downward, kg will reduce, the new kg will reduce. Whenever the weight is shifted upwards, the new kg will increase. सिंपल फंडामेंटल। तो जब ये वाला फंडा लगाएंगे तो ये फॉर्मूले को हम एक्टिवेट करेंगे, चाहे तो अपने दिमाग में चाहे तो कॉपीज में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमने जो लोकोमोटिव थे वो ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना, नीचे शिफ्ट कर दिए। यानी कि अगर हम सिर्फ डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लें, या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो एक सेकेंड, मेरा वजन पहले कील से कहां रखा हुआ था? 13.83 पे। अब ये वजन उठा करके मैंने कहां रख दिया? 10.72 पे। तो वजन का जो शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ? 13.83 माइनस 10.72 डाउनवर्ड। इसका मतलब इस मोशन, इस मूवमेंट की वजह से मेरा फाइनल केजी कम आने वाला है। तो ये जो मोशन हुई, ये जो मूवमेंट हुई, वर्टिकल मूवमेंट, जिसका वर्टिकल मूवमेंट फॉर दिस इज W इंटू डिस्टेंस टू विच इट इज शिफ्टेड, दैट इज W कितना दिया हुआ है इसका? 760 इंटू 13.83 माइनस 7.72। ये जो वर्टिकल मूवमेंट आएगी इसको माइनस कर देंगे, डिस्चार्जिंग में दिखा देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा नया केजी कम आने वाला है। सो जब अगर हम माइनस में दिखा देंगे तो इट विल बी टेकन एज डिस्चार्जिंग मूवमेंट, और जिसकी वजह से हमारा फाइनल केजी कम आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ यही चीज को एप्लीकेबल करना है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? यस सर, आ रही। और अगर नहीं आ रही तो मैं दोबारा भी समझा दूं। बट उन लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने क्वेश्चन किया होगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा उनको समझ में नहीं आ रही होगी। यस सर। हाँ जी, क्या होगा बताओ? ठीक है सर। ठीक है, तो हमने इसको माइनस में दिखा दिया। सिंपल सा याद रखो, जब भी ऊपर से नीचे चीज जाएगी तो माइनस में उसकी मूवमेंट आएगी, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी मूवमेंट प्लस में आएगी। ऐसे याद रखो बस। हाँ जी, और बताओ 115 के अलावा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अपन ने पर्टिकुलर उसका मीन ड्राफ्ट लिया, मीन ड्राफ्ट से एलसीएफ लिया, फिर एलसीएफ से अपन ने उसका ड्राफ्ट और डिस्प्लेसमेंट निकाला, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको मीन ड्राफ्ट दिया हुआ है उसने, बट ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो इवन कील है, बट उसी पे डिस्प्लेसमेंट एरिया और उसी से सारी कैलकुलेशन करी हुई। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात पता क्या है, जब हमारे को कोई भी और पैरामीटर नहीं दिया होता तो हम मीन ड्राफ्ट को लेकर ही मूव करते हैं। सिंपल, क्योंकि हमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं दिया हुआ, तो हम मीन ड्राफ्ट को ही हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मान करके मूव ऑन कर लेते। ठीक है, ठीक है सर, आगे से यही फॉलो करेंगे, है ना। देख, सोच के देख, अगर इसी क्वेश्चन में फॉरवर्ड और आफ्ट का ड्राफ्ट दिया होता, मान लेते हैं, तो फिर आप लोग क्या करते? सर पहले एलसीएफ निकालते मीन ड्राफ्ट से, फिर उसके बाद एलसीएफ यूज करके उसका हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालते, फिर उससे डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात। अब इस क्वेश्चन में क्या हम किसी भी तरीके से
हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तक पहुंच सकते हैं? बताओ मुझे। नहीं सर। करेक्ट, No, इसको sir. ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। और क्वेश्चन में ये जानबूझ करके डाला गया ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। जबकि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, जहाज की बात करूं, हमारे पास हमेशा फॉरवर्ड का ड्राफ्ट भी होगा, आफ्ट का ड्राफ्ट भी होगा। फिजिकली बात करूं तो जहाज के ऊपर, तो हमेशा हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालेंगे ही निकालेंगे जहाज के ऊपर। क्लियर हुई बात? यस सर। है ना? तो ये जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए चीजें दी गई है, अदरवाइज इन क्वेश्चंस का कोई प्रैक्टिकली मतलब नहीं है। हमारे जहाज पे हमेशा हमारे पास फॉरवर्ड का ड्राफ्ट और आफ्ट का ड्राफ्ट अवेलेबल होता है, और हमेशा हम ट्रिम निकाल करके, मीन ड्राफ्ट निकाल करके एलसीएफ कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो देयर इज नो लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन प्रैक्टिकली, बट दीज क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू कंफ्यूज यू गाइस। क्लियर हुई बात? ठीक है सर। ठीक है, और बताओ। देखो ये जो पूरी किताब है ना, ये पूरी प्रैक्टिकल किताब है, यानी कि इन द सेंस कि हम जो जहाज पे कैलकुलेशन करेंगे, करने वाले हैं, करते हैं, वो सारी इसी की तैयारी है। और एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं हम जहाज के ऊपर। 99% तो आई कैन से ऐसा ही करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू चीजें जो कि जैसे भी मीन ड्राफ्ट की बात आ गई, या कुछ एक दो चीजें और डिफरेंट होगी, अदरवाइज सब कुछ हम ऐसा ही करते हैं जहाज पे। हाँ जी, एक और anybody डाउट else? हाँ बेटा बोलो। सर, जैसे हमारी वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं वेट और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई केजी, पर जो कंडीशंस में हमें वर्टिकल मूवमेंट्स दे रखी है नीचे फाइनल, वो हाँ अलग होती है सर। जैसे डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई केजी, जो बुक पर्टिकुलर्स में हमारी वर्टिकल मूवमेंट्स आ रही है और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अलग आ रही है। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क, बहुत ही थोड़ा सा फर्क है, कोई इशू नहीं है सर, उसको लेकर के। इट इज ऑल अबाउट किस पॉइंट पे क्या चीज को राउंड ऑफ किया हुआ है, बस। मतलब ठीक है, सर गलत तो नहीं होएगा ना, इतना चलेगा डिफरेंस? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। डोंट डोंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा आंसर निकालना है, हमारे को जीएम में निकालना है। जीएम में कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। जैसे फिर हम आंसर में पेपर वगैरह में तो हम पर्टिकुलर्स में से लेंगे या खुद कैलकुलेट करें? मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई चीज रेडिली अवेलेबल है, क्वेश्चन जब तुम्हें कह रहा है एज पर कंडीशन नंबर 4, एज पर कंडीशन नंबर 7, तो जो वैल्यूज दी हुई है कैलकुलेट करके लिखी हुई है, ले लो, क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। Why to waste time on that? At the same time, अगर तुमने वो वैल्यूज नहीं ली हैं और खुद कैलकुलेट करके वैल्यू लिख रहे हो, उससे भी आंसर निकालोगे और इससे भी आंसर निकालोगे, यू विल फाइंड देयर इज नो डिफरेंस। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, और बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन। पूछ लो, कोई मेरे को टेंशन नहीं है। आई विल गो स्लो, जब तुम लोग सेटिस्फाई हो जाओगे तभी आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बना है ये नहीं समझ में आया। 9th 10th नंबर 9 पे मेरे तीन वाला क्वेश्चन है, तो मैं देख लेता हूँ। सर, ये वो 9th क्वेश्चन 10th नंबर 9th 10th में सर डेंसिटी जो दिया हुआ है उस डेंसिटी में निकालना है ना, यही क्या बोल रहा है? और ये डॉट वाटर डेंसिटी में निकालना है बस, और कुछ नहीं है ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। भाई। इसमें डेंसिटी का गेम है बेटा, बस, और कुछ नहीं है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हो तो चलो दोबारा एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो कर लेना, वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, साथ साथ करोगे बहुत आसान पड़ेगा। बाद में सोचोगे हम 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। कंफ्यूजन काफी बढ़ जाएगी और मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। जब मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा तो तुम्हारे को सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ बेसिक्स पर हूँ, दे आर नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चन ये समझ लो आज से शुरू होने वाले, मोटा मोटी केजी वाले क्वेश्चन आज से शुरू होने वाले, डिफिकल्ट पार्ट, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीजें हैं।
ठीक है, तो सब लोग अपना 21वां क्वेश्चन खोलेंगे और बात करते हैं कि हम कैसे करेंगे। सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिर्फ कोई लिखेगा नहीं, कोई क्वेश्चन, विल टॉक अबाउट इट फर्स्ट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। सब लोग पढ़ेंगे। सब लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 और मुझे बताइए कि हमारे को निकालना क्या है फाइनल। फाइनल केजी एंड जीएम फ्लूइड। फाइनल केजी एंड जीएम फ्लूइड। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो वाई एक्सिस का क्वेश्चन है? क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, सो जो भी क्वेश्चन वाई एक्सिस का होता है, एक सेकंड देना मेरे को जरा। जो भी क्वेश्चन वाई एक्सिस का होता है उसमें जीएम फ्लूइड फाइनली निकालना होता है। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? इस जीएम फ्लूइड को निकालने के लिए इसके आगे मैं फाइनल लिख देता हूं, केएम फाइनल माइनस केजी फाइनल माइनस एफएससी फाइनल। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्या ये बात सही है? अरे भाई यस कुछ तो सर। बोलो, है ना? यस हाँ सर। सर, हाँ सर। इसमें से यस सर। जो केजी फाइनल की कैलकुलेशन है वो ऐसे होती है, W इनिशियल ऑफ द शिप इंटू केजी इनिशियल ऑफ द शिप प्लस माइनस ऑल कार्गोज। प्लस माइनस ऑल कार्गोज का मतलब क्या हुआ? अगर लोडिंग है तो W इंटू केजी ऑफ कार्गो, अगर डिस्चार्जिंग है तो माइनस W इंटू केजी डिवाइड बाय W फाइनल। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। है ना? अब ये जो W फाइनल जो आता है, ये केजी फाइनल हमारा यहां से मिल गया तो हमारे को ये यहां से मिल गया। ये जो W फाइनल हमारे को आएगा, इससे हम टेबल में जाकर के फाइनल केएम की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये बात सही है? यस यस सर। यस सर। तो इसके अंदर में हमारा केजी फाइनल यहां से मिल गया, केएम हमारे को यहां से मिल गया। एफएससी के लिए क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में एफएससी दिया हुआ था इनिशियल कंडीशन में, दिया हुआ था इनिशियल, तो जो भी हमने लोडिंग डिस्चार्जिंग करी जिसमें लिक्विड्स इन्वॉल्व थे, वो जो लिक्विड्स इन्वॉल्व थे उनकी मूवमेंट्स एफएसएम प्लस या माइनस करेंगे और फाइनल एफएससी के लिए फाइनल एफएसएम डिवाइड बाय फाइनल डब्ल्यू कर देंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। बस हो गया ये क्वेश्चन। दिस इज द लाइन ऑफ थॉट। सारा गेम सबसे पहले लाइन ऑफ थॉट बनाने का है। पहले लाइन ऑफ थॉट बनाएंगे, उसके बाद उस क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। क्या सब लोगों को ये मेरी बात समझ में आई? ये जो केजी फाइनल है, तुम चाहते हो तो तुम ऐसे टेबल ही बना सकते हो, W इंटू केजी इंटू वर्टिकल मूवमेंट लोडिंग डिस्चार्जिंग। याद आ रहा है कुछ? ये मैंने Yes, ऐसे sir. फॉर्मूले में डाल दिया और इतने डिफरेंस है, कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, सो ये लाइन ऑफ थॉट है। अब ये क्वेश्चन सब लोग करना शुरू करेंगे, अपनी अपनी कॉपी में सब लोग करेंगे। बुक पे जो आंसर दिया है उसको छुपा देंगे, कोई कॉपी रख दो उसके ऊपर, कोई पेज रख दो उसके ऊपर, सब लोग करेंगे। और जो जहां पर भी अटकेगा मेरे से पूछेगा, बुक में खोल करके नहीं देखना। ठीक है, सब लोग करिए। एक बार एफएससी वाला समझा दीजिए, लास्ट जो हम बोले थे। हाँ, एफएससी का मेरा मतलब क्या है? देखो इसमें ना कंडीशन नंबर 4 दी हुई है क्या? यस सर। एक बार कंडीशन नंबर 4 खोल।
यस सर, ओपन कर लिया। कंडीशन नंबर 4 में लेफ्ट साइड वाले पेज पे, पोर्ट साइड वाले पेज पे जो सबसे आखिरी कॉलम है उसको बता कौन सा कॉलम है? एफएससी सर, फ्री सरफेस एमटी। फ्री सरफेस मोमेंट का कॉलम है, यस है सर। ना? फ्री सरफेस मोमेंट का कॉलम है। अब इस फ्री सरफेस मोमेंट के सबसे बॉटम में एक फाइनल एफएसएम की वैल्यू दी हुई है, बता मुझे कितनी दी हुई है? 1372। ये जो 1372 की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू क्या कहती है? ये वैल्यू ये कहती है जितने भी टैंक्स हमारे जहाज पे स्लैक हैं, उन Yes, sir. सबका टोटल जोड़ मिला करके जो फ्री सरफेस मोमेंट है वो 1372 है। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चन के अंदर में एक हैवी फ्यूल ऑयल पोर्ट एंड स्टारबोर्ड नंबर 4 डीबी टैंक सेंटर यूज हुआ है। यस सर। अब इस कंडीशन में जा करके देखो एचएफओ फ्रॉम सेटलिंग एंड सर्विस टैंक में कितना कितना तेल था और उसकी मूवमेंट क्या दी हुई थी? हेलो यस सर। सर एक डाउट मेरा भी सर। एक मिनट बेटा, एक ही करके सॉल्व कर, एक मिनट। तो ये जो एचएफओ सेटलिंग और सर्विस टैंक में तेल पड़ा हुआ था जिसको हमने शिफ्ट किया, उसकी एफएसएम की वैल्यू क्या दी हुई थी? एफएसएम की वैल्यू सर 14715 सर। अरे नहीं बेटा, सिर्फ नंबर 4 टैंक की बात कर रहा हूं मैं। 147 खाली एफएसएम की बात कर रहा हूं। 271 सर। नंबर 4 कंडीशन पे ही जा। नंबर 4 कंडीशन पे। यस सर। नंबर 4 कंडीशन पे देख कहां पर लिखा हुआ है, एचएफओ सेटलिंग एंड सर्विस टैंक। यस सर, एचएफओ सेटलिंग 3 दिया हुआ सर। 3 नहीं दिया हुआ, ढंग से पढ़। 15 ढंग से पढ़ राइट साइड में बिल्कुल आखिरी में जाके दोनों की मिला के पढ़। कितनी आ रही है? स्केल यूज करो चाचा, स्केल यूज कर भाई, 15 है उसके ऊपर वाला। इसलिए मैंने बोला था स्केल का आकार डालो। यस सर, 15 यस सर, 15 है सर। अच्छा, अब मेरी बात का जवाब दे, ये 15 का मतलब क्या है बता मुझे। सर उस टैंक का फ्री सरफेस है सर, एफएससी। नहीं बेटा, उसके टैंक का फ्री सरफेस नहीं है ये। जितना उस टैंक में जो तेल पड़ा हुआ है कंडीशन नंबर 4 में, ना तो वो टैंक को पूरा भर रहा है ना वो टैंक को पूरा खाली छोड़ रहा है। क्या ये बात सही है? यस सर। उसमें कुछ तेल पड़ा हुआ है, उस जो कुछ तेल पड़ा हुआ है उसकी वजह से जो फ्री सरफेस मोमेंट है वो 15 एमटी का वो लग रहा है। क्या ये बात सही है? यस सर। अब जो 1372 की फिगर दी हुई है नीचे, उसमें ये 15 वैल्यू जुड़ रही है या नहीं? जुड़ रहा है सर। जुड़ रहा है। तो अगर मैं इसमें से ये जो बचा कुचा तेल भी अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा सारा सपोज, तो एफएसएम कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? यस सर, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? जितनी लगी हुई है जितनी। यस सर। तो जो 1372 की वैल्यू दी हुई है उसमें से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1372 से माइनस करेंगे 15 सर, जो आएगा वो हो जाएगा। तो जो हमने तेल शिफ्ट कर दिया, जो उसकी फ्री सरफेस मूवमेंट लग रही थी वो कैंसिल हो गई। अब वो तेल गया कहां पे? अब वो तेल गया नंबर 4 डीबी में। अब नंबर 4 डीबी की 11, 12, 13, 14 पेज से कैपेसिटी चेक करो। कैपेसिटी चेक करके देखो, ये जो तेल गया वो नंबर 4 डीबी में सेंटर में, क्या उसने टैंक को पूरा भर दिया या नहीं? अगर पूरा नहीं भरा है तो इस टैंक की एफएसएम भी लगेगी। यस सर, समझ गया सर। तो इस टैंक की एफएसएम को जोड़ना पड़ेगा। यस सर। उस 1372 माइनस 15 प्लस ये करना पड़ेगा। उससे हमारा क्या मिलेगा? फाइनल एफएसएम की वैल्यू।
यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। असद मेहदी जाफरी, बताइए सर आपका क्या डाउट था? सर जैसे कंडीशन 4 में ये टैंक खाली है तो उसमें कोई केजी नहीं दिया है, नंबर 4 डीबी सेंटर का, तो सर इसका किसी और कंडीशन से लेंगे केजी? नहीं बेटा, मैं उस दिन भी कहा था, जो कंडीशन में टैंक दिए हुए हैं, जो टैंक खाली है उसमें किसी का भी केजी नहीं दिया होगा। यस सर। तो अगर हमारे को नंबर 4 डीबी टैंक सेंटर में कोई तेल भरना है तो हमारे को नंबर 4 डीबी के जो उसका डेटा पार्ट है 11, 12, 13, 14 पेज, वहां से जाके उसका केजी निकालना पड़ेगा। ओके सर। आगे बात समझ में? यस सर समझ गया। ठीक है। जिसको जो डाउट आता है मेरे से पूछिएगा प्लीज, पर ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, मैं जितना मर्जी बोर्ड पे कर दूंगा उसका फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग अपने हाथ से खुद सॉल्व नहीं करेंगे और जो डाउट जहां पर आएगा मेरे से क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ये चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो सब लोग करिए, जो डाउट आता है मेरे से पूछो, कितना भी छोटे से छोटा डाउट आने दो, मेरे से पूछो प्लीज। सर हाँ जी बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में देखिए कैसे पता चलेगा कि शिफ्टिंग जो है अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारा जो सेटलिंग और सर्विस टैंक का केजी क्या दिया हुआ? 0.63। क्या दिया हुआ है? सर ये HFO सेटलिंग सर्विस का है 6.09। तो ऊपर जो जिस टैंक में पहले से तेल था उसका केजी 6.09 दिया हुआ है, और अब जब डीबी में ट्रांसफर किया तो डीबी का केजी क्या दिया हुआ है बता मैं? 0.63 है सर। 0.63। 2.63। इसका मतलब जो पहले जहां पर तेल था वो 6 मीटर पे था, अब तकरीबन, अब जो तेल नीचे आ गया, नीचे वो 0.6 पे आ गया, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया। ऊपर से नीचे, समझ गए? सिंपल है ना? जी सर।
Prabjot, come in. Prabjot Singh. यस सर। बेटा कहाँ चला गया? तेरे को बुला रहा था मैं। यहीं हूँ सर। अच्छा क्वेश्चन कर रहा है बेटा तू? हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। हरप्रीत कम इन। हरप्रीत जी आप क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ सर कर रहा हूँ। कोई डाउट आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर अभी तक ठीक है, आगे आने से बताता हूँ। ओके थैंक यू। गुरपिंदर सिंह। यस सर। गुरपिंदर साहब क्वेश्चन कर रहे हो? जी सर कर रहा हूँ। ठीक है। सर हो गया। ओके वेरी गुड। कितना आंसर है बेटा? सर 1.234 आया है सर। 0.001 का डिफरेंस है सर। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर इतने डिफरेंस से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, इट इज नॉट अबाउट कि डिफरेंस से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्रिंसिपल मिस्टेक है, और इन क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल मिस्टेक नॉर्मली होती है वो या तो एफएसएम की होती है, या फिर जब केएम निकालना होता है और डेंसिटी डिफरेंट होती है तब कुछ गड़बड़ होती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में क्योंकि डेंसिटी का चेंज नहीं है एंड योर वैल्यू इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.235 एज गिवन इन द क्वेश्चन, so your answer is absolutely correct. ओके सर। एक्चुअली सर आंसर क्या है ना 1.23469 आ रहा है, तो उसमें उसको 235 ले लिया है बस। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें हमारे को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था क्योंकि कंडीशन नंबर 4 में बताया गया था, और हमारे को केजी भी दिया हुआ था क्योंकि कंडीशन नंबर 4 के हिसाब से था। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? चल भाई इतना ही याद रखना है कि इस क्वेश्चन में क्योंकि कंडीशन नंबर 4 दी हुई थी तो बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे को गिवन थे। बहुत सारे पैरामीटर्स में से जो हमारे काम के पैरामीटर थे इस क्वेश्चन के हिसाब से वो दो थे, इनिशियल डब्ल्यू और इनिशियल केजी। वो दोनों हमारे को इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस इतना याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन में मैं भूमिका बांध रहा हूँ। क्या टाइम हो गया बेटा? टाइम हो गया मेरे ख्याल से। सर 11:16। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं खत्म कर रहा हूँ। प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23।
25 तक करिएगा। 4 क्वेश्चन आप लोग घर पे करेंगे आज, 22, 23, 24 एंड 25। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन यू विल डू एट होम। कल हम इसके बारे में बात करेंगे, चारों क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे। सर एक बात करनी थी सर। सर एक छोटी सी बात करनी सर, ये सर सर सैटरडे की आजकल सैटरडे की क्लासेस लगने लग गई हैं। बता, एक मिनट, एक करके बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बंदा बोले। शमित बोल बेटा। सर आजकल सैटरडे की क्लासेस लगने लग गई हैं, मतलब पिछली बारी भी थी सर, इस बारी भी अलॉट कर रखी है सर। एक्चुअली हाँ जी सर, रीजन नहीं समझ आ रहा क्यों है, क्योंकि सर एक सैटरडे ही होता है जब जाना होता है कहीं, तो सारे काम उसी टाइम पे होते हैं, वरना नाइट में। सैटरडे को कौन सी क्लासेस है बेटा? सर इस बारी तो कार्गो की लगाई हुई है, पिछली बारी ब्रिज इक्विपमेंट की लगाई हुई थी, उससे पहले पूरी सर की लगाई हुई थी। अच्छा ऐसे भी सर मतलब सर अगर वो वीक में ही एडजस्ट हो जाए क्लासेस। नहीं ऐसा क्यों, मतलब तुम्हारी 20 क्लासेस 6 चौक 24 6 5 30 क्लासेस हो रही है, 32 क्लास हो रही है तुम्हारी आजकल ना सर। सैटरडे की भी स्टार्ट हो गई है ना क्लासेस लगनी, फ्राइडे नाइट, क्योंकि सर सैटरडे का टाइम नहीं मिल छुट्टी होती है, तो पाता फ्राइडे है। नाइट में सेल्फ स्टडी हो जाती है सर ढंग से। जो कुछ कोर्स छूटा होता है पूरा वीक का, वो पाइल अप हो जाता है सर सैटरडे मॉर्निंग तक। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि जो तुम्हारी 5 दिन क्लासेस हो रही है वो पूरी हो रही है, 30 क्लासेस प्लस 30 क्या 36 क्लासेस प्लस 2 क्लास हो रही है। एग्जैक्टली सर, यस सर। सर पूरे मंडे टू फ्राइडे सारी क्लासेस लगती हैं और सैटरडे को 2 और एक्स्ट्रा। कब से लग रही है सर? 2-3 हफ्ते हो गए। ये थर्ड वीक है सर अभी। आपने सलीम सर से बात की थी क्या? उनकी क्लास नहीं लगी सर अभी तक। नहीं, उनकी क्लास तो कैसे लग रही है, कल पिछले हफ्ते भी लगी थी। नहीं सर, वो लास्ट पिछले हफ्ते हमारे साथ नहीं थी सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर 2-3 हफ्तों से लग रही है तो क्या आप लोगों ने सलीम सर से या whosoever was taken over from me, सर अभी हमें लगा था कि एक हफ्ते के लिए रहेगी बस, एक हफ्ता 2 हफ्ता ही चलेगा, पर अब सर रोज का ही हो गया। अच्छा चलो पता करता हूँ मैं भी, और सलीम सर आएंगे तुम बात करना, लेट मी टॉक टू कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई एम योर कोर्स कोऑर्डिनेटर और नॉट, क्योंकि आई हैव लेफ्ट यू इन बिटवीन, so maybe somebody else has taken over. So do you have any idea who is your course coordinator? नहीं सर। सर बताया नहीं। Sorry? नहीं सर। सर नहीं पता सर, किसी ने बताया नहीं। नहीं सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट मी फाइंड आउट एंड देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये सैटरडे तो लगी हुई है, कर लो, अगले सैटरडे की देखते हैं, ठीक है, बात करता हूँ मैं। और प्लस सही सर आएंगे तो जरूर उनसे बात करना। हाँ सर, अभी उन्हीं का पीरियड है। उन्हीं का पीरियड बात करना, क्लास क्यों लगी हुई है सर, प्लीज प्लीज टॉक टू हिम, ठीक है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं बीमार था, तुम्हें मालूम है, तो अभी मैं तुम्हारा क्लास का टोटलिटी में नहीं देख रहा हूँ। सो whosoever is looking at is I think सलीम सर itself directly। तो एक बार सलीम सर से बात करो, मैं भी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।